guys, let's come to the next topic, the equivalence resistivity. मतलब ये अब तक हमने जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस तो फाइंड किया है, लेकिन अब नाउ वी हैव टू फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंस रेजिस्टिविटी रो. मतलब ऐसा कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसमें इक्विवेलेंस रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, तो इस थ्योरी का आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. मतलब अब ऐसा मान लो कि कोई आपके पास ऐसे दो रोड्स है, resistivity rho 1 area A and length L1, resistivity rho 2 area and length L2 are connected in series. So again we have a two combinations, series connection and parallel connection. In case of series connection, consider this type of situation. मतलब दो ऐसे सेम एरिया वाले कोई रोड्स है, इसको ऐसे आपने कनेक्ट किया, ठीक है. लेंथ L1 और L2 आप अलग ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है. तो इस तरह से आपने फाइंड किया. तो आपको इक्विवेलेंस रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड करना है, तो सिंपल है. आप इन दोनों रोड को कोई सिंगल रोड से कन्वर्ट कर दो, सिंगल रोड्स में कन्वर्ट कर दो ऐसे, ठीक है. तो आपने ऐसे सिंगल रोड्स में कन्वर्ट किया, जिसकी लेंथ कितनी है, दोनों की लेंथ की जितनी है. चलो, तो फिर आपने इसको कन्वर्ट किया रो इक्विवेलेंस से. रो इक्विवेलेंस सीरीज कनेक्शन है तो रो एस लिख देते हैं रो इक्विवेलेंस को. तो रो एस से कन्वर्ट किया, इसके एरिया तो यही रखा और लेंथ कितनी हो गई L1 प्लस L2. तो सीरीज कनेक्शन में आपका रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या रहता है, सीरीज कनेक्शन में RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2. तो इसमें अगर R1 फाइंड करोगे तो R1 का आंसर होगा ρ1 L1 अपॉन ए. R2 फाइंड करोगे तो ρ2 L2 अपॉन ए. और R सीरीज फाइंड करोगे तो रो सीरीज इंटू L1 प्लस L2 अपॉन ए. ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है. तो सभी वैल्यू यहाँ पे रखो और आपका कुछ फाइंड करो, जो भी सिंप्लीफिकेशन आता है सभी वैल्यू यहाँ पे रखो और इसका सिंप्लीफिकेशन फाइंड करो. तो ए फर्स्ट मेथड है कुछ ऐसी है जिसमें आप इस फाइंड कर सकते हो, ठीक है. मतलब ये सेपरेटली फाइंड करके इसमें रख देना और आपको फाइंड करना है. तो सभी वैल्यू आप रख देना और आप फाइंड कर लेना कि रो एस का आंसर क्या रहता है, ठीक है. तो ये आप होमवर्क में कर लेना. उसके बाद अगर डायमेंशन सेम है, मतलब कि L1 इज इक्वल टू L2 है, दैट इज अ स्पेशल केस. L1 इज इक्वल टू L2 है एंड A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू है, तो पहले से रहता है सीरीज कनेक्शन में एरिया सेम रहता है इस तरह से. तो अगर डायमेंशन सेम है तो रो सीरीज क्या हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में जो भी आपको मिलता है, ठीक है. तो इसे चलो ना फाइंड करके देख लेते हैं. Now we put this value into this equation. So RS is equal to, what is R1? RS भी रख देते हैं, चलो. तो what is this value? Rho S L1 plus L2 upon area is equal to, what is R1? Rho 1 L1 upon A plus Rho 2 L2 upon A. ये तो कैंसिल हो गया, तो फिर रो सीरीज में क्या हो जाएगा, Rho 1 L1 प्लस Rho 2 L2 upon L1 plus L2. दिस इज अवर इक्विवेलेंस रेजिस्टिविटी. एडिशनल नोट्स में लिखना है, ठीक है, पूरा टॉपिक्स. तो इसमें अगर L1 इज इक्वल टू L2 ले लिया आपने, मतलब डायमेंशन भी सेम रखे, ये जनरल इक्वेशन है, बट डायमेंशन सेम रखते हैं वो स्पेशल इक्वेशन है. कभी कभी आपको पूछते हैं, तो फिर रो सीरीज इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू L2 रखो, तो L कॉमन निकल जाएगा, ये पे 2 कैंसिल हो जाएगा. तो फिर आंसर होगा रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2. L कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में 2L में से L चला गया, तो फिर आंसर इसे हो. दैट्स वन इज ओनली स्पेशल केस इन केस ऑफ सीरीज व्हेन दिस डायमेंशन इज सेम. व्हेन डायमेंशन ऑफ बोथ रोड इज सेम. यहाँ पे पूरा सेम है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिफरेंट ही है. तो इस केस में आपको इस तरह से इक्वेशन लगाना है, अदरवाइज इज दिस वन, ओके. तो आप ये फाइंड कर सकते हो. नाउ द सेम थ्योरी इज अप्लाइड फॉर द पैरेलल कनेक्शन. चलो, नाउ दिस पैरेलल कनेक्शन इज गिवन टू अस, दैट्स ρ1 एंड L1. आप इसको पूरे एक सिंगल रोड से रिप्लेस कर रहे हो, आप इसको पूरे सिंगल रोड से रिप्लेस कर रहे हो. रो पैरेलल, एरिया क्या हो जाएगा A1 प्लस A2. एरिया क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 एंड लेंथ तो L ही रहेगी, तो लेंथ L. पैरेलल कनेक्शन में लेंथ सेम रखते हैं, ठीक है. तो इस तरह से आंसर होगा. तो इसमें आप इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का इक्वेशन कैसे निकालते हो, तो रो पैरेलल इज इक्वल टू R1
R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसमें R1 क्या होगा देखो इस इक्वेशन में, R1 इज इक्वल टू ρ1L अपॉन A1, R2 is equal to ρ2L upon A2, and R parallel is equal to ρ parallel A1 plus ρ parallel L upon A1 plus A2। ठीक है, तो सभी वैल्यू इसमें रख दो तो आपका आंसर हो जाएगा कुछ ऐसा। तो ये तो आप घर पे कर लेना, ठीक है, जैसे हमने ये किया है वैसे ये करना है। मतलब इसमें से आपको ρ पैरेलल को काउंट करना है, इसमें से आपको क्या फाइंड करना है, रो पैरेलल को फाइंड करना है, जनरल इक्वेशन। तो ये पहला होमवर्क में कर लेना, इसमें इतना होमवर्क, सभी वैल्यू तो दी हुई है, रख देना। और डायमेंशन सेम का केस अलग से लेते हैं। अगर डायमेंशन सेम है मतलब कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A है, तो फिर रो पैरेलल का आंसर आपका कुछ ऐसा हो जाएगा 2ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। इसका अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा कुछ आंसर आएगा। सिंप्लीफाई घर पे कर लेना, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन दोनों ही याद रखना है, रो पैरेलल का कुछ ऐसा रहता है और रो सीरीज का कुछ ऐसा रहता है व्हेन द डायमेंशन इज सेम। ओके, ये जनरल इक्वेशन मिलेगा, बट दिस वन इज व्हेन डायमेंशन ऑफ बोथ रोड इज सेम। ठीक है, तो पूरी थियोरी नोट कर लो आपकी बुक्स में। इक्वेशंस का कभी एमसीक्यू आता है तो आपको ये इक्वेशन यूज करके डायरेक्टली इक्वेशन यूज करके सॉल्व करना, ठीक है। नोट कर लो, चलो। Oh guys, let's come to this next topic. You just write this full theory in additional notes, and in this case we have to finding out the equivalence temperature coefficient. What is the temperature coefficient? We already discussed in a previous sessions. Okay, but when the two rods are connected in series or two rods are connected in parallel, then how you write this equivalence coefficient? So we have to write the equations only. Okay, means आपको इसमें equation याद नहीं रखना, आपको इसमें methods apply करनी है. Then how you just write this answer? Okay, you have a two rods like this. This first rod, that's on a second rod. So two rods are connected in series. So that's at temperature T0, the resistance of the first one is R01, second one is R02. At temperature T, the resistance of first one is R1 and second one is R2. The coefficient of temperature coefficient of the first rod is alpha 1. For the second rod is what? Alpha 2. This type of situation is given to us. Then in series connection, how you write the equivalence resistance? So R series, okay, means R equivalence, आप सीरीज लगते हो, चलो R series is equal to R1 plus R2, ऐसा लिख सकते हो। तो अगर इसमें इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आपको लिखना है तो फिर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे लिखना है? तो R का इक्वेशंस क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट में कोई भी इक्वेशंस R कैसे लगते हैं? तो R इज इक्वल टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ऐसा कुछ है। This is the general equation we have to write in the previous sessions. Okay, so RS means what? इसमें लिखो, चलो। तो RS means आपको लिखना है R0 equivalence, R0 equivalence into in bracket 1 plus alpha equivalence delta T. Alpha S is a alpha equivalence in series connection. अगर आप अल्फा P लिखते हो तो फिर अल्फा P in a series connection, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हो, is equal to R1 की जगह पे क्या रखना है? सेम इक्वेशन ही रखना है, R01 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T प्लस R2 की जगह पे रख दो R02 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T। अगर सभी डेटा गिवन है तो इसमें आपको A मिल जाएगा। If this all this data are given to you, तो आप ये फाइंड कर सकते हो। तो इसमें अननोन डेटा एक ही रहेगा जो इसमें नहीं है, देखो कौन सा? A। तो सीरीज कनेक्शन में आप फाइंड करना चाहते हो तो फिर R0S की जगह पे डायरेक्ट रख देना R01 प्लस R02, यही हो जाएगा। सीरीज कनेक्शन में तो यही रहता है, तो आप ये फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सेम इक्वेशन आप पैरेलल में भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये सभी वैल्यू आप, ऐसा नहीं है कि आप पूरे इक्वेशन को ऐसे लिखो, पहले सभी वैल्यू अलग से फाइंड कर लो, ऐसे इक्वेशन में रख दो अल्फा एस डायरेक्ट, ऐसा पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। सो पहले आप ये सभी सेपरेटली फाइंड कर लो और सेपरेट फाइंड करके इसमें रख दो, अल्फा एस फाइंड कर लो। दैट इज द स्टैंडर्ड मेथड टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम।
क्लियर है? तो आप इसका पूरा सॉल्यूशन करो और इसमें से आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा एस फाइंड करो। जो अल्फा एस फाइंड करते हो आप, उसमें अल्फा एस क्या है, इसमें अल्फा इक्विवेलेंस ही है। अल्फा एस क्या है, इक्विवेलेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इन सीरीज कनेक्शन। इसमें अल्फा एस की मीनिंग जो है कुछ ऐसी होगी, ठीक है। चलो पैरेलल में चलते हैं, यही इक्वेशन पैरेलल में कैसे अप्लाई होता है। तो पैरेलल कनेक्शन में T0 पे सेम डेटा है, T पे भी सेम डेटा है, अल्फा 1 अल्फा 2 है। तो पैरेलल कनेक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, देखो, सो आर पैरेलल है ना, दो ही रेजिस्टेंस से है, तो आर पैरेलल इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में आप पहले R1 और R2 और RP सेपरेटली फाइंड करो और बाद में वैल्यू रख देना। तो सभी की सेपरेट वैल्यू यहां पे रखता हूं। देखो RP क्या हो जाएगा, RP इज इक्वल टू, ऐसा इक्वेशन लिखो, तो फिर R0 पैरेलल इनटू 1 प्लस अल्फा पैरेलल डेल्टा टी, ठीक है। तो ये RP की जगह पे रखना है, वहां पे अल्फा पैरेलल तो फाइंड करना है, ए क्या कौन सा डेटा है, फाइंड करना डेटा है। तो फिर अल्फा पी क्या है, इस तरह से इक्विवेलेंस टेम्परेचर, इक्विवेलेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो ये तो फाइंड करना है, लेकिन डेल्टा टी नॉन है, टी माइनस टी जीरो, बट आर ए क्या हो जाएगा, R0P। तो इसमें R0 और R02 दिया हुआ है, तो फिर R0P डायरेक्टली आप अप्लाई करो यहाँ पे, R0P इज इक्वल टू R01 इंटू R02 अपॉन R01 प्लस R02, ठीक है। तो सभी डेटा मिल गया, सिर्फ कौन सा अननोन है, अल्फा भी, जो हमें फाइंड करना है इसमें। ओके, ए तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का सोचते हैं इसमें। तो R1 क्या हो जाएगा, R01 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और R2 इज इक्वल टू R02 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। सी एवरीथिंग इज नॉन, पुट दिस होल दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड फाइंड दिस अल्फा p, means equivalence coefficient in case of parallel connection, equivalence coefficient in case of सीरीज कनेक्शन। आपको कोई इक्वेशन याद नहीं रखना है, सिर्फ इस तरह से इक्वेशन की वैल्यू, मतलब ये मेन इक्वेशन है, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख के आपको अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। तो कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता है, मतलब जेडब्ल्यू में मोस्टली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस इक्वेशन का यूज करके उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा एग्जाम पूरी थ्योरी आपकी बुक्स में नोट कर लो, एडिशनल नोट्स में लिखना है, ठीक है। Okay guys, now we discuss about the Kirchhoff rules, and this topic is the most IMP topic of this chapters, and if you analyze any electrical circuit, then you must be use the Kirchhoff rules. Okay, and Kirchhoff rules just gives us some basics idea about the changes in current and the changes in voltage in a circuit. And you must be remember this both this rule, just we have a two rules for this electrical circuit we have to apply over there. Okay, first rule is called is related to the current, and the second rule is related to the changes in potential. So first rule is named as a junction rule, or we call it the Kirchhoff current law, KCL. It's called a maybe means that is a different name of this rule. First one is a junction rule, or we call it is Kirchhoff current law, and the second rule is named as a loop rule, or we call it is Kirchhoff voltage law. So KCL and KVL, first rule and second rule, first rule and second rule. So what is the first rule, what is the first rule? So as per the first rule, at any junction, अगर आपने कोई भी जंक्शन काउंट किया, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने कहीं पे भी जंक्शन लिया, मतलब वहां पे मिनिमम 3 ब्रांचेस होनी चाहिए, 3 है 4 है 5 है, 2 ब्रांचेस को जंक्शन नहीं बोलते, ठीक है। ओके, वो तो एंटर और लिविंग ही होता है, लेकिन अगर आपके पास मिनिमम 3 ब्रांचेस है, देन एंड ओनली दैट्स कॉल्ड अ जंक्शन, वी कॉल इट इज अ जंक्शन. So at any junction, the sum of the current entering to the junction is equal to the sum of the current is equal to the current leaving the junction. ओके, मतलब जितना करंट एंटर हो उतना ही करंट लीव होगा, मतलब दोनों करंट सेम होंगे. आप एग्जाम्पल पे समझना चाहते हैं तो आप ऐसा मान के चलो ऐसी कोई आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट है कोई भी, उसमें
ऐसी कोई ब्रांचेस है, ऐसे काफी सारी ब्रांचेस है, 1 2 3 4 5, दैट्स कॉल्ड अ जंक्शन, वी कॉल इट इज व्हाट, जंक्शन। मतलब इतनी सारी ब्रांचेस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, बैटरी कुछ भी हो सकता है। नाउ कंसिडर सपोज हियर द करंट I1, हियर द करंट I2, हियर द करंट I3, हियर द करंट I4 and here the current I5, ऐसे कुछ सिचुएशन गिवन है। So just consider which current is entered into the junction. So I1 enter the junction, I2 enter the junction, I5 enter the junction, and which currents are leaves the junction? I3 leaves the junction, I4 leaves the junction. So what is this rule? The current entered to the junction is equal to current leaving the junction. So entering current कौन से? So sigma I enter is equal to sigma I leaving. This is the किरचॉफ लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ लॉ। तो फर्स्ट लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो आपको फर्स्ट लॉ को इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, सिग्मा आई एंटरिंग इज इक्वल टू सिग्मा आई लीविंग। ठीक है, यही है आपका रूल, सिंपल। मतलब यहां पे वो इक्वेशन अप्लाई करना है, तो एंटर कौन सा हो रहा है? I1 I2 एंड I5। सो आंसर आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, लीविंग कौन सा कर रहा है? I3 एंड I4। सो I3 प्लस I4। इस तरह से आप इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज वन मेथड to apply the Kirchhoff rules, and you must be understand how to just write this equation. इस इक्वेशन को मैं दूसरे फॉर्मेट में अप्लाई करता हूं। देखो, आई एम जस्ट अप्लाई दिस रूल इन दिस फॉर्मेट। सी, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस I5 is equal to 0. Just tell me, can I write the C equation in this format? Then your answer is what? Yes. This both are same actually. I am just consider this I3 and I4 left hand side. What is the meaning of this? That's mean sigma I is equal to 0. Thus algebraic summation of current at the any junction is always 0. But when you use this equation, you consider this all this current with its sign. मतलब एंटरिंग करंट को आप पॉजिटिव बोल रहे हो तो फिर लिविंग करंट को नेगेटिव बोलना है, एंटरिंग करंट को आप नेगेटिव बोल रहे हो तो लिविंग करंट को पॉजिटिव बोलना है। ठीक है, तो फिर आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो एल्जेब्रिक समेशन ऑफ द आई एट द जंक्शन इज ऑलवेज 0। मीन्स एंटरिंग पॉजिटिव है तो लिविंग नेगेटिव रहेगा, एंटरिंग पॉजिटिव है तो लिविंग क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। आप इस तरह से इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। देन यू जस्ट राइट द सेम इक्वेशन इन दिस न्यू फॉर्मेट। द सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी आपको याद रखना है। ठीक है, दैट इज अगेन द सेम रूल। विच वन? KCL। एक्चुअली टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली ये भी दोनों ही करेक्ट है। देखो मैंने यहाँ पे दोनों ही लिखा है, लेकिन अगर आप ये इसको यूज कर रहे हो तो फिर दोनों ही पॉजिटिव रहेगी। आपने अपोजिट साइड में लिखे, लेकिन ये यूज करो तो कोई करंट नेगेटिव कोई करंट पॉजिटिव। मतलब कोई भी एक आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी साइन कन्वेंशन यूज करनी है। Okay, if you consider this entering current is positive, then you consider this leaving current is negative. If you consider this entering current is negative, then the leaving current is positive. Okay, so by this way you can apply this rule, sigma I is equal to 0. How you get this? Actually this is the conservation of charge. Let's consider, suppose how much current flow through this one I1. So here the suppose delta q charge is entered into this one and the time of delta t, then I1 is what? Delta q upon delta t. I2 is what? Similar way you just, so whatever the current and whatever the charge enter into the junction, the same charge is leaving the junction. ओके, सो डेल्टा टी तो दोनों साइड में आएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो आप चार्ज कंजर्वेशन से आप इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है? डेल्टा क्यू एंटरिंग इज इक्वल टू डेल्टा क्यू लिविंग। ये तो ऑब्वियसली होने वाला ही है।
डेल्टा क्यू एंटरिंग इज इक्वल टू डेल्टा क्यू लिविंग, या तो कभी भी हो सकता है, कोई चार्ज कंजर्वेशन. सो बाय द यूजिंग ऑफ चार्ज कंजर्वेशन यू डिराइव दिस रूल. ओके, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं डिराइव करना चाहता हूं तो कैसे डिराइव कर सकते हो? देखो, डेल्टा क्यू एंटर कितना हो रहा है, I1 की जगह पे आप डेल्टा Q1 की जगह पे आप लिख दो. ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q5 इज इक्वल टू डेल्टा Q3 प्लस डेल्टा Q4. ऐसा तो होने वाला ही है ना. ये तो रूल है बाय द चार्ज कंजर्वेशन, बाय चार्ज कंजर्वेशन. आप ये तो लिख ही सकते हो, ठीक है. आपको ये एडिशनल नोट्स में लिख देना है, ठीक है. टॉपिक जैसे ही खत्म होता है आप लिख देना, मैं इरेज कर दूंगा. एडिशनल नोट्स में कैसे डिराइव किया जाता है. तो बाय द यूजिंग ऑफ चार्ज कंजर्वेशन एंटरिंग चार्ज इज इक्वल टू लीविंग चार्ज. ये तो होता है कभी चार्ज जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है, तो जितना चार्ज एंटर हो रहा है उतना चार्ज वो लीव होने वाला है, ठीक है. तो डेल्टा Q1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, I1 डेल्टा टी. तो इसका आंसर क्या होगा, I1 डेल्टा टी प्लस I2 डेल्टा टी प्लस I5 डेल्टा टी इज इक्वल टू I3 डेल्टा टी प्लस I4 डेल्टा टी. तो डेल्टा टी कैंसिल करो. चलो डेल्टा टी को कैंसिल किया तो आंसर होगा I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4. दैट इज अ प्रूफ ऑफ किरचॉफ लॉ. यही प्रूफ होगा, ठीक है ना. तो ये प्रूफ होने वाला है. तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हो. आप एडिशनल नोट्स में लिख दो, आप इसको एडिशनल नोट्स में लिख दो. चलो ठीक है, क्लियर हुआ सबको. तो इस तरह से आपका आंसर होगा और आप इसका लिख भी सकते हो. चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एडिशनल नोट्स को आप अपनी बुक्स में नोट्स बना लेना. चलो सेकेंड लॉ पे चलते हैं. तो यहाँ पे मतलब आपका जनरल फर्स्ट लॉ क्या हुआ, किरचॉफ करंट लॉ या फिर KCL या फिर जंक्शन रूल. आपका क्या हुआ, सिग्मा आई एट एनी जंक्शन इज जीरो. Sigma at any junction is zero. When you consider this rule, you consider the positive and negative sign. If you consider this rule, then all are positive. Okay, यहाँ पे तो पॉजिटिव रहेंगे सब, ठीक है. तो एंटरिंग और लिविंग इक्वल करे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इस इक्वेशन में एल्जेब्रिक सम करना है. ओके, सो व्हेन सिग्मा इज इक्वल टू जीरो एंड यू जस्ट टेक अ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स, ठीक है. ये स्पेशल नोट्स में लिखना है. ओके, आपको ये याद भी रखना है. तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंड फ्रॉम विच रूल इज यूज्ड हियर. सो हियर वी यूज द चार्ज कंजर्वेशन. सो किरचॉफ करंट लॉ इज डिराइव्ड बाय यूजिंग अ चार्ज कंजर्वेशन. सो दिस लॉ इज डिराइव्ड बाय यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है. तो इससे आपने चार्ज कंजर्वेशन से आपने लॉ जो है वो डिराइव किया हुआ है. क्लियर है सबको. चलो सेकेंड लॉ पे चलते हैं. सेकेंड लॉ इट्स कॉल्ड लूप रूल और KVL. सेकेंड लॉ इट्स कॉल्ड लूप रूल और KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. व्हाट इज दिस वोल्टेज लॉ. तो एल्जेब्रिक सम, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या करना है, एल्जेब्रिक सम ऑफ अ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप. मगर आप कोई भी क्लोज लूप कंसिडर करते हो तो फिर क्लोज लूप में जितना भी पोटेंशियल का चेंज होने वाला है, कहाँ पे चेंज हो सकता है, तो रेजिस्टर में भी चेंज हो सकता है, सेल में भी चेंज हो सकता है. सो टोटल चेंज इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज लूप इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो. इज ऑलवेज व्हाट, जीरो. अगर आप एक पॉइंट से इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्टार्ट करते हो तो फिर फाइनल पॉइंट्स तक पहुंचने में टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो. फॉर एन एग्जांपल, इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए. चलो, यू कंसीडर एनी क्लोज सर्किट. ओके, चलो ऐसे को आपने सर्किट मान ली कोई भी, यहाँ पे कोई भी ले लो, E1, E2, E3, E4, R1, R2, R3, R4, ऐसे आपने कुछ भी मान लिया. यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो, करंट या फिर चार्ज फ्लो हो रहा है. मान लो कि करंट I फ्लो हो रहा है और आप चार्ज मानते हो तो Q फ्लो हो रहा है.
अगर आप चार्ज की कंसिडरेशन करते हो तो क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, और आई की कंसिडरेशन करते हो तो फिर आई करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा मान के चलो, कोई भी पता नहीं है कुछ भी। तो फिर यहाँ पे कितने टाइम्स पोटेंशियल चेंज होना, देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, मतलब यहाँ पे पूरी सर्किट में 8 टाइम्स पोटेंशियल चेंज होने वाला है। मे बी करंट में, रेजिस्टर में भी रेजिस्टर में भी पोटेंशियल चेंज हो सकता है, और सेल में भी पोटेंशियल चेंज हो, दोनों ही जगह पे पोटेंशियल चेंज होगा। तो आप इसका पोटेंशियल टोटल मान के चलो, टोटल पोटेंशियल सेल 1 का जो पोटेंशियल तो यहाँ पे E1, E2, E3 और दिया हुआ है, ठीक है। इस R1 का पोटेंशियल आप मान लो कि V1 है, R2 का पोटेंशियल आप मान लो कि जो भी चेंज होना V2 है, R3 का पोटेंशियल मान लो कि V3 है, और R4 का पोटेंशियल मान लो कि V4 है। ओके, यहाँ पे आप पॉइंट्स A मान लो, यहाँ पे आप पॉइंट्स B मान लो, यहाँ पे आप पॉइंट C मान लो, यहाँ पे आप पॉइंट्स D मान लो, ऐसा है कुछ सपोज। तो फिर आप A से B पर मूव हो गए, B से C, C से D और D से फिर से वापस A पर आए, तो फिर क्लोज लूप क्रिएट हुई है, क्लोज लूप। ओके, सो इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज्ड लूप अगर आपने ऐसा काउंट किया तो फिर यहाँ पे क्लोज लूप भी एक बार लिख देता हूं, A टू B टू C टू D टू A, मतलब आप इस पाथ पे मूव हुए, A से A, तो A से फिर से है, तो फिर टोटल पोटेंशियल कितना होना चाहिए, समेशन 0। कैसा समेशन, एल्जेब्रिक समेशन, मतलब कि प्लस और माइनस साइन के साथ। तो मतलब आपने यहाँ पे लिखा E1 प्लस V1 प्लस V1 प्लस E2 प्लस V2 प्लस V3 प्लस E3 प्लस E4 प्लस V4, फिर से वही पॉइंट पे आ गए तो इज इक्वल टू 0। लेकिन आप जो भी ये वैल्यू यहाँ पे रख रहे हो, ओके, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ रखने। अभी मैंने सब पॉजिटिव काउंट किया है, लेकिन इसमें साइन कन्वेंशन यूज करना है, ठीक है। सो हियर यूज द साइन कन्वेंशन, आपने साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज करके सभी वैल्यू रखने। और सपोज यहाँ पे V2 नेगेटिव आता है तो V2 की जगह पे माइनस V2 लिखना है। सपोज यहाँ पे E3 नेगेटिव आता है, कैसे साइन कन्वेंशन यूज करना है वो तो मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे E3 सपोज नेगेटिव आता है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। एंड दिस होल रूल इज डिराइव्ड बाय दिस फर्स्ट रूल इज डिराइव्ड बाय द यूजिंग ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, दिस रूल इज डिराइव्ड बाय द यूजिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्योंकि क्लोज लूप में टोटल एनर्जी सेम ही रहेगी, मतलब आप ए पॉइंट से स्टार्ट करते हो फिर से ए पॉइंट पे आ रहे हो, तो फिर जहाँ पे जिसकी चार्ज की जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी रहेगी कि नहीं। तो ये जो रूल्स है उसको डिराइव किया है बाय द यूजिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। सो दिस लॉ इज डिराइव्ड, लेट्स वी राइट हियर, दिस लॉ इज डिराइव्ड बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। आपको याद भी रखना है, मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, वहाँ पे फिर वापस वहीं पे आ रहे तो टोटल एनर्जी सेम ही रहेगी। तो मतलब सिंपल केस है, यहाँ से चार्ज क्यू फ्लो होना स्टार्ट हुआ, फिर से चार्ज क्यू वहीं पे आ गया। अगर ए पॉइंट्स का पोटेंशियल आप मान लो कि VA है, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, कैसे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होता है। यहाँ पे मान लो कि टोटल पोटेंशियल कितना, टोटल पोटेंशियल कितना ए पॉइंट्स का, सपोज VA है, तो वहाँ पे कोई चार्ज Q है, वहां पे कितना चार्ज है Q, तो वहां पे एनर्जी कितनी होती है। सो एनर्जी एट पॉइंट ए इज सिंपल Q इंटू VA, एनर्जी इज इक्वल डेल्टा U इज इक्वल टू UV, QV, ओके। सो Q इंटू V ऐसा होगा। तो फिर चार्ज जो Q है यहाँ से फ्लो होके वापस यहाँ पे आया तो सेम पॉइंट होता है, एनर्जी तो सेम ही रहेगी, एनर्जी कितनी रहेगी, सेम ही रहेगी, मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू 0। यहाँ पूरी सर्किट में कोई जो भी वर्क डन हुआ और नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो आप एनर्जी के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, अगर UA इतना है तो वापस वहीं पे आता है तो डेल्टा U 0 रहता है ना। तो मतलब चार्ज ऐसे स्टार्ट करके ऐसे वापस आता है, सो डेल्टा U कितना हो जाएगा, 0। सो डेल्टा U मतलब टोटल वर्क डन जितना सर्किट में होता है इतना। तो जितना वर्क डन होता है, इसमें कुछ वर्क डन हुआ, इसमें कुछ वर्क डन हुआ, इसमें कुछ वर्क डन, सभी जगह पे वर्क डन हुआ। सो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5
+6 कितने टाइम हुए, 8 टाइम्स वर्क होने वाले हैं, तो +W7 + W8 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। W का इक्वेशन क्या रहता है, W इज इक्वल टू क्या होता है QV, है तो पता ही है ना सबको, W इज इक्वल टू क्या होता है QV। कितना चार्ज फ्लो किया है, Q किया है, तो अब यहाँ पे Q पहला वर्क कर रहा है E1 तो Q इंटू E1 प्लस सेकेंड वर्क कर रहा है V1 तो Q इंटू V1 टू प्लस ऐसे लिखते जाओ, तो फिर लास्ट वर्क कौन कर रहा है, V4, देन Q इंटू V4 इज इक्वल टू 0। इसमें से Q निकाल दो, आपका इक्वेशन आ गया। देखो लेकिन यहाँ पे भी पॉसिबल है ना कि अगर पोटेंशियल नेगेटिव है, चार्ज चलो मान लिया पॉजिटिव, पोटेंशियल नेगेटिव है तो वहां पे नेगेटिव साइन भी रखनी होगी, तो वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पॉसिबल है। Here the both the work done are possible, maybe positive, maybe negative, so everything is possible, so you just using the sign also. So here you write this equation with the using of sign. अभी मुझे पता नहीं इसलिए मैंने साइन रखी नहीं है, देखो, लेकिन आपको जब इक्वेशन आप सर्किट में अप्लाई करने वाले हो तब आपको साइन रखनी है, अदरवाइज इट इज नॉट करेक्ट। दिस इज द रूल, डू यू अंडरस्टैंड, आपको याद रखना ही है और आपको इस प्रॉब्लम को इसी सॉल्व करना है, ठीक है। तो ए जैसे मैंने इसका प्रूफ दिया था वो इसका प्रूफ है, एनर्जी कंजर्वेशन आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, यू को ऐसे लिखते हो तो फिर चार्ज वहीं पे आता है तो यू ऐसे ही रहेगी, तो डेल्टा यू 0 होगा, तो फिर टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। टोटल वर्क डन का आप इक्वेशन रखोगे तो क्यू तो 0 के डिनोमिनेटर में जरा 0 हो गया, तो फिर इसका नेट पोटेंशियल का समेशन 0 होगा। नेट पोटेंशियल में वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही रहता है, तो फिर पोटेंशियल भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही रहता है, तो आपको साइन के साथ ये रखना है, आपका आंसर कुछ ऐसा रहेगा। क्लियर है सबको, तो इस तरह से आप इसको डिराइव कर सकते हैं, सिंपल है, आप ये लॉजिक्स है, आप इसे अप्लाई करो, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सब कुछ जो भी मैंने लिखा है सब कुछ आपको नोट्स में लिखना है, you just write down is everything is a note. Now comes here the basic summation is 0. It means you have to write this rule. So in a closed loop, जैसे मैंने यहां पे लिखा था वैसे मैं यहां पे लिखता हूं, सिग्मा वे इज इक्वल टू 0। ये करंट लूप, ये वोल्टेज लो है, सिंपल, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आपका वोल्टेज लो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको, तो ये ऐसा लूप है, आपको ऐसा लो है। ओपन सर्किट में कैसे किरचॉफ लॉ अप्लाई करता है वो मैं आपको एग्जांपल में सिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस, हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ लॉ इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में हम अप्लाई करने वाले हैं लॉ को, बट वो एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से आपको लिखना है, ओके। नाउ हाउ टू राइट दिस पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आप इसमें काउंट करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे रखना है वो काउंट कर लेते हैं। चलो, तो सिंपल है, अगर आपकी बैटरी है कोई, चलो मान लो कि ऐसी कोई बैटरी है आपकी, यहाँ पे ए पॉइंट से यहाँ पे बी पॉइंट से, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल कितना है, V है। तो बैटरी की साइन में याद रखो, जो स्मॉल टर्मिनल आप ड्रॉ करते हो वो नेगेटिव होता है, वो हमें पता ही है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये तो पता है सबको। तो अगर आप ए से बी मूव हो रहे हो, कहां से क्या मूव हो रहे हो, ए से बी, तो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी देन यू जस्ट योर साइन इज चेंज फ्रॉम माइनस टू प्लस। सो अगर ए से बी मूव हो रहे हैं तो आपको प्लस भी लिखना है, और बी से ये मूव हो रहे हैं तो आपको माइनस भी लिखना है, सिंपल है। मतलब जो लास्ट में साइन है वो उसको यूज करने, यू आर जस्ट यूजिंग द साइन विच एवर द कम्स इनटू द पाथ एट द लास्ट, ओके। तो यहाँ पे पाथ कौन सा चूज करो आप पे डिपेंड कर रहा है, आप इस तरफ मूव हो रहे हो फिर इस तरफ मूव हो रहे हो। अगर आप इस तरफ मूव हो रहे हो इससे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे इक्वेशन में आने वाला है वो कैसे लिखना है, -2 प्लस, लास्ट साइन कौन से है, प्लस, तो आपको इस इक्वेशन में लिखना है प्लस भी। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, मतलब यहां से यहां, ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल फिर से लिख देता हूं, यहां पे बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V है। नाउ यू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम हियर टू हियर, देन योर पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी इज व्हाट, B2 है, देन +2 माइनस, आपने मूव किया तो लास्ट साइन कौन सी है, माइनस, तो इस केस में आपको माइनस भी लिखना है। मतलब जब भी आप इक्वेशन का यूज करोगे आपको वहां पे माइनस भी रख देना है। जब फॉर एन एग्जांपल आप इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हो तो ये इसमें लिखो -2 प्लस, तो यहाँ पे +E1 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो
ये +2 माइनस, आप ऐसे मूव हो रहे हो यहाँ पे तो +2 माइनस, तो इस इक्वेशन में -E3 आएगा। ठीक है, तो जो ये साइन है उसको इस तरह से यूज करना, मतलब यहाँ पे मैंने +E3 लिखा है, लेकिन जब एक्चुअली यूज करने वाले तब +2 माइनस, तो -E3 आएगा। सो ये फर्स्ट साइन कन्वेंशन बैटरी के लिए। बैटरी का स्मॉल टर्मिनल नेगेटिव, द लार्ज टर्मिनल इज पॉजिटिव। इफ यू आर मूव फ्रॉम A to B +V, if you are moved from B to A -V, this direction is depends on a path, which path you have to choose, right clockwise or anti-clockwise। ठीक है, आप इस तरफ से जा रहे हो तो +E3 आएगा, इस तरफ से जा रहे हो तो -E3 आएगा। आपके आंसर में कोई चेंज नहीं रहेगा, आपका आंसर ऑलवेज सेम ही आएगा। अगर आप डायरेक्शन अपोजिट कर देते हो तो फिर करंट नेगेटिव हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड दोनों केस में कैसा रहेगा, सेम। ओके, नाउ हाउ टू राइट दिस वोल्टेज अलोंग दिस रेजिस्टर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस अगेन। अगर आपको रेजिस्टर दिया हुआ है ऐसे A B, कितना रेजिस्टर है I, और इस रेजिस्टर में सपोज I करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट इस डायरेक्शन में। सो यू जस्ट राइट द नोट्स, करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट डाउन। करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट डाउन। सो करंट इज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर इस तरह से करंट है तो मीनिंग क्या हुआ, VA ग्रेटर देन VB। इस केस में क्या हो जाएगा, VA ग्रेटर देन VB, मतलब कि इसका पोटेंशियल हायर है, इसका पोटेंशियल लोअर है। हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव रखना है, लोअर पोटेंशियल को नेगेटिव रखना है। आई एम नॉट टेलिंग टू नेगेटिव मतलब वो लोअर है, ऐसा नहीं बोल। हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल को नेगेटिव बोलते हैं। हियर इन द रेजिस्टर पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स हायर पोटेंशियल, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स लोअर पोटेंशियल। तो इस तरह से अगर आप काउंट करते हो तो फिर A+ आएगा और A- आएगा। तो रेजिस्टर में इससे प्लस और माइनस साइन। करंट करंट जहां पे एंटर होता है वो पॉजिटिव, जहां पे लीविंग होता है नेगेटिव। अगर आप यहां पे बात करो तो यहां पे करंट ऐसे एंटर होता है तो ए टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा, टर्मिनल नेगेटिव रहेगा। इसकी बात करो तो यहां पे ऐसे एंटर होगा तो ए टर्मिनल पॉजिटिव, ए टर्मिनल नेगेटिव। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब इस केस में यहां पे एंटर तो मतलब साइन कैसे है, देखो +2 माइनस लास्ट साइन का यूज करना है। +2 माइनस लास्ट साइन कौन सी है, माइनस, तो यहां पे माइनस आयर होगा। What is the potential difference along the any resistance by the using of Ohm's law? V is equal to IR। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको लिखना है इस इक्वेशन में, मतलब मैंने R2 के along कौन सा कंसीडर किया, V2, और V2 का आंसर रहेगा -IR2। क्यों, +2 माइनस तो फिर -IR2। सिमिलर हियर, यहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपने माना कि ये VAB है तो आपको आंसर इसके इक्वल टू क्या लिखना है। अगर आपने VAB लिया है along the side +2 माइनस, आंसर होगा -IR। ठीक है, तो प्लस और माइनस IR होगा। आप करंट की डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं माइनस होगा, अपोजिट डायरेक्शन मूव हो रहे प्लस होगा। आप इस नोट्स को भी ऐसे भी लिख सकते हो, इफ यू मूव अलोंग द करंट डायरेक्शन देन योर पोटेंशियल डिफरेंस इन अ रेजिस्टर इज नेगेटिव, इफ यू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट देन योर पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव। आप इस थ्योरी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको दोनों में से, मतलब ये थ्योरी मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं यही यूज कर रहा हूँ। मतलब जो भी करंट है उसकी डायरेक्शन में आप प्लस लिखो, जहां पे करंट एंटर होता है वहां पे प्लस, लीव होता है वहां पे माइनस। ठीक है, और इसमें मूव हो तो +2 माइनस, तो आंसर माइनस है। अगर आप इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करोगे तो फिर क्या होगा, देखो अगर आपने इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो किया I, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा। तो फिर आपको लिखना है +2 माइनस इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब आप पे डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहाँ पे कोई एक ही मेथड रखते हैं। तो V along R क्या होगा, ऑलवेज प्लस और माइनस IR, प्लस और माइनस IR। जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में मूव होंगे तो माइनस होगा, अपोजिट में मूव होंगे तो प्लस होगा। सिंपल है, आप इस तरह से आपको आंसर लिखना है। क्लियर है सबको? तो ये आपका रूल्स है कि पोटेंशियल को यहाँ कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव रखना है। रेडी? चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। ये पूरा टॉपिक्स जो है वो नोट्स में लिख लो, और जो फर्स्ट वाला ये टॉपिक्स पूरा है वो भी आप लिख लो। उसके बाद एक एग्जांपल देख लो, नोट कर लो। चलो देखो, नाउ दिस इज अ वन सर्किट।
uneven type of circuit is given to us. Now we apply the different rules here. Okay, and current is not given anywhere. Now we just decide the current by ourselves. You can choose any current in any branch. That depends on you. Don't worry about this. Okay, let's we choose some current here. Suppose यहाँ पे 80 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 45 वोल्ट, मतलब लार्जर बैटरी कौन सी 80, तो 80 से स्टार्ट करते हैं. जहाँ पे भी बैटरी लार्जर है वहाँ से स्टार्ट करना ईजी रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. अदरवाइज 45 से स्टार्ट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलो यहाँ से कुछ स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे करंट हुआ सपोज I1, क्योंकि ब्रांचेस है तो I1 I2 I3 ऐसे चलते हैं. यहाँ पे करंट हुआ I1, तो I1 ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे दो ब्रांच बनी, देखो. सो I1 इज पासिंग थ्रू हियर, इट्स डिवाइड इन टू ब्रांचेस. सो यहाँ पे जो करंट जाएगा उसको बोल दो आप I2, यहाँ पे जो करंट जाएगा उसको बोल दो आप I3. वो आप पे डिपेंड करता है, कोई कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है. नाउ I2 इज फ्लो थ्रू हियर एंड I3 इज फ्लो थ्रू हियर. दस अगेन इज रिकम्बाइन हियर. Here thus I2 and here thus I3. इस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है? I2 and I3 again recombine to each other. It's forming again what? I1. So here thus two junction. We have a two junction here. Let's say gives us some name to this junction. Let's consider this each point. A, B, C, D. A C है तो ये C रहेगा. C D. A D है तो A B D रहेगा. लाइक दिस A B C D. यहाँ पे ले लो आप E. ठीक है, सभी जगह पे हमने पॉइंट्स ऐसे दे दिए. नाउ C इज अ जंक्शन एंड D इज अ जंक्शन. सो एट द जंक्शन यूज द फर्स्ट रूल, सिग्मा इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एंटरिंग इज इक्वल टू सिग्मा आई लीविंग. ठीक है. सो एट जंक्शन C एंड D, एट जंक्शन C यूज द करंट लॉ. सो किरचॉफ करंट लॉ. सो करंट एंटर इज इक्वल टू करंट लीविंग. Current enter is equal to current leaving. Sigma I enter is equal to sigma I leaving. तो एंटर कौन सा करंट हो रहा है? I1. तो यहाँ पे आंसर होगा I1. लिविंग कौन सा कर रहा है? I2 and I3. सो आंसर होगा is equal to I2 plus I3. This is our answer. Do you understand? That is the case. Similarly, you can apply the same rule for this D also. आप इसका भी इक्वेशन यूज कर सकते हो. सिग्मा इज इक्वल टू 0. सेकेंड रूल सी है दिस वन. तो मतलब आप एंटरिंग करंट को प्लस पॉजिटिव रखो, लिविंग करंट को नेगेटिव रखो, तो इस इक्वेशन से क्या आंसर आएगा? एंटरिंग करंट पॉजिटिव तो I1. ठीक है. लिविंग करंट नेगेटिव, I2 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, माइनस I2 माइनस I3. सिग्मा किया इज इक्वल टू 0. ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, देख लो. ठीक है. तो कोई भी करंट्स को आप इस तरह से लिख सकते हो. और चलो कोई लूप्स ले लेते हैं. तो इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? इस डायरेक्शन में. ठीक है. तो आपकी लूप आप इसमें ए से शुरू करो और फिर वापस ए तक आओ. इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो और इसमें आप मान लो कि इस डायरेक्शन में मूव हो गए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो. वो आप पे डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है. क्लियर है. चलो दोनों के लिए मैं इक्वेशन लिख के बताता हूं. तो फर्स्ट आप ए लूप ले रहे हो, तो ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से डी और डी से ए. तो लूप कौन सी लूप ली है? तो लूप ए बी सी ई डी ए, ए बी सी ई डी ए. चलो आपने ए लूप ली, मतलब आपकी डायरेक्शन ए है. ठीक है. ए से स्टार्ट करो, पहले साइन देनी है. पहले क्या देना है? साइन देनी है. ए से स्टार्ट करो. चलो ए से यहाँ पे आए तो नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल हुआ. यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है, देखो एंटर हो रहा है. एंटर हो रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ पे ऐसे जाना है तो यहाँ पे स्मॉल लार्ज नेगेटिव पॉजिटिव. फिर से यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव. करंट एंटर हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव. फिर से आप ए पे पहुंच गए. चलो सभी जगह पे हमने साइन दे दिए. से ऐसे स्टार्ट करना है, फिर से ऐसे ए पर वापस आना है. ठीक है. चलो स्टार्ट फ्रॉम ए. सो माइनस टू प्लस, तो पहला पोटेंशियल प्लस रहेगा. कितना है? 80. सो 80. यहाँ पे प्लस टू माइनस, तो यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा. प्लस टू माइनस, लास्ट साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव. अलोंग द रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज IR. सो करंट I1 है, रेजिस्टेंस 1 है, तो आंसर होगा I1 into 1 IR. I into R, so I1 into 1. Here plus 2 minus, again plus 2 minus, so minus. करंट कौन सा है इस रेजिस्टेंस में? I1. रेजिस्टेंस कितना है? 20. तो आंसर आया I1 into 20. नाउ
along this one, see here -2 प्लस, फिर से -2 प्लस, सो -2 प्लस लास्ट साइन प्लस, कितना पोटेंशियल है 45, तो यहाँ पे रखो 45, फिर से यहाँ पे +2 माइनस, तो आंसर आया माइनस आया, बट करंट इज चेंज, नाउ I2 इज करंट एंड रेजिस्टेंस इज 1, सो IR लिखो, सो I2 × 1, यहाँ पे पहुंचे तो +2 माइनस, तो फिर से माइनस आया, सो माइनस, कितना रे करंट है I2, रेजिस्टेंस 40, सो I2 × 40, यहां से घूम के फिर से ये पर आए तो इज इक्वल टू 0, सो दिस इज आवर आंसर। मीन्स किरचॉफ वोल्टेज ऐसे अप्लाई किया, वी जस्ट अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन दिस लूप। नाउ कंसीडर द सेकेंड लूप, इस लूप में आप कोई भी पॉइंट से ले सकते हो, देखो कोई भी पॉइंट से आपको लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पाथ पे भी चल सकते हो, इस पाथ, मतलब हमने जो लूप लिया वो इस तरह से लिया, ये एरो की डायरेक्शन, मतलब ये सी से चलो सी पे वापिस आओ, सी से स्टार्ट करो सी पे वापिस आओ। सो सेकेंड में लेते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, ए डायरेक्शन में लेना, देखो डायरेक्शन में ए लिया तो यही काउंट करने, ठीक है, तो CEDC ए लूप लेनी है, CEDC, ठीक है। चलो इसमें किरचॉफ लॉ लेना है, आप अभी पेन अलग से यूज करो क्योंकि लूप चेंज हो गई, तो चलो हम इसमें, ये तो सेम ही रही, तो अलग ब्लू पेन लेते हैं, ब्लू तो यहाँ पे काफी सारी है, ये कैसी हुई है, हाँ ये लेते हैं, चलो तो सी से स्टार्ट करो, सी से, है ना, अभी साइन इस डायरेक्शन के हिसाब से देने, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बैटरी की साइन तो सेम ही रहेगी, बैटरी की साइन चेंज होगी, यहाँ पे करंट एंटर हुआ प्लस माइनस, ये भी सेम आया, प्लस माइनस भी सेम आया, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, देखो फिर से बोल रहा हूँ, करंट इस डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, तो जहां पे करंट एंटर होता है वो पॉजिटिव और लीव होता है नेगेटिव, जहां पे आपको सभी पे यही डायरेक्शन देनी है, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे करंट एंटर हुआ पॉजिटिव, लिविंग हुआ नेगेटिव, करंट एंटर हुआ पॉजिटिव, लिविंग हुआ नेगेटिव, यहाँ पे देखो तो करंट यहाँ पे एंटर होता है तो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव आएगा, तो पहले आपने पॉजिटिव नेगेटिव साइन दे दी, अब जिस लूप में आप कंसिडर करना चाहते हो वही लूप में आप मूव करो, चलो सभी जगह पे साइन होनी चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नहीं थी तो हमने दे दी, एंटर यहाँ पे हो रहा है, जहां पे एंटर होता है वो पॉजिटिव और जहां पे लिविंग होता है नेगेटिव, तो एंटर यहाँ पे हुआ पॉजिटिव, लिविंग और नेगेटिव। चलो यहाँ से स्टार्ट करो सी से, सो -2 प्लस, सो पहला आंसर आया +45, +2 माइनस, सो माइनस, करंट I2 रेजिस्टेंस 1, सो I2R, फिर से +2 माइनस माइनस, करंट I2 रेजिस्टेंस 40, सो I2 × 40, आगे जाओ यहाँ पे -2 प्लस, सी -2 प्लस, आपको फिर साइन एक बार दे दी तो साइन का यूज करना है, तो -2 प्लस, सो प्लस कितना है रेजिस्टेंस 30, करंट कितना I3, सो I3 × रेजिस्टेंस 30, फिर से सी पे वापस आ गए तो इज इक्वल टू 0, सो ऐसा कुछ इक्वेशन रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट दिस आंसर? So by the using of this type of rule, you just apply the rule and you get the answer. So सबसे पहले आपको साइन देनी है, उसके बाद आपको कोई भी लूप सिलेक्ट करनी है, उसमें पाथ कोई भी रख सकते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज कोई भी रख सकते हो, उस पर आपका आंसर डिपेंड नहीं करता है। देखो मैंने यहाँ पे एक लूप एंटी क्लॉकवाइज रखी है, दूसरी लूप क्लॉकवाइज रखी है, ठीक है, तो कोई भी डायरेक्शन आप लूप की सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है पहले साइन देनी है, साइन में बैटरी का स्मॉल टर्मिनल जो है उसको नेगेटिव बोलना है, लार्ज टर्मिनल उसको पॉजिटिव बोलना है, जहां पे करंट रेजिस्टेंस में एंटर होता है वो टर्मिनल को पॉजिटिव बोलना है, जहां से लिविंग होता है वो टर्मिनल को नेगेटिव बोलना है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो चलो पूरी थ्योरी आपकी बुक्स में नोट कर लो।